नेशनल सिक्योरिटी और ओपन साइंस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक बेहद नाजुक मुद्दा है। आज इस एक्सप्लेनर में हम सीधा चलेंगे डॉक्टर जयंता भट्टाचार्य की डेस्क पर आई एक बेहद क्रिटिकल एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग फाइल पर। यह कोई आम फाइल नहीं है, बल्कि नई पॉलिसी NOT-OD 26-23 पर स्टेक होल्डर फीडबैक का एक डीपली एनालिटिकल डॉक्यूमेंट है। एक एडवाइजर के नजरिए से हम इन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और ऑपरेशनल रियलिटीज को पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये 5 सेक्शंस डेंस स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सेस को एक हाई सिग्नल ऑपरेशनल रोड मैप में बदल देते हैं। हम पॉलिसी अपडेट से शुरुआत करके फीडबैक और कॉन्फ्लिक्ट से होते हुए सीधा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स पर इसके इम्पैक्ट तक जाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी और पॉलिसी अपडेट्स की। इस वक्त एजेंसी के अंदर लीडरशिप लोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फरवरी 2026 से डॉक्टर भट्टाचार्य ना सिर्फ NIH डायरेक्टर हैं, बल्कि एक्टिंग CDC डायरेक्टर का रोल भी निभा रहे हैं। जब दो सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसीज का भार एक ही जगह हो, तो डिसीजन मेकिंग के लिए कंसाइज, बुलेटेड इंटेलिजेंस एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाती है। पूरा फोकस ग्राउंड रियलिटीज पर होना चाहिए। अगर 2014 की पुरानी जिनोमिक डेटा शेयरिंग पॉलिसी को आज के नए 2026 कंट्रोल्ड एक्सेस प्रपोजल से कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। नया प्रपोजल थ्रेशोल्ड को ड्रास्टिकली घटाकर सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट्स कर देता है। और हाँ, अब इसमें प्रोटियोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को भी जोड़ दिया गया है। ये स्ट्रिक्ट चेंजेस अचानक नहीं आए हैं। दरअसल ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14117 जैसे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स का नतीजा है, ताकि सेंसिटिव हेल्थ डेटा कंट्रीज ऑफ कंसर्न तक ना पहुंच सके। अब इस नई सख्त पॉलिसी पर सबसे बड़ा पुशबैक कहां से आया है? द कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट्स यानी CAP से। ये ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड सर्टिफाइड डायग्नोस्टिशियंस को रिप्रेजेंट करती है, जिनका लैबोरेटरी एक्सीलेंस में एक लंबा और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। जब CAP जैसी अथॉरिटी कोई आपत्ति जताती है, तो उसे केयरफुली सुनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सीधे लैब बेंचेस और डेटा सिस्टम से आने वाली ग्राउंड रियलिटी होती है। दूसरे हिस्से पर आते हैं स्टेक होल्डर फीडबैक, जहां सबसे बड़ा रिस्क है अनक्लियर स्कोप। यहां CAP ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सवाल उठाए हैं जो इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस ला सकते हैं। जैसे, क्या उन बायोबैंक्स को भी इन रूल्स का यूनिवर्सली पालन करना होगा जो सिर्फ डी आइडेंटिफाइड स्पेसिमेन स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अगर वो डायरेक्ट रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो कंप्लायंस का बोझ उन पर क्यों डाला जाए? साथ ही इस नए कंट्रोल्ड एक्सेस डेटा रिपॉजिटरी की एग्जैक्ट डेफिनेशन आखिर है क्या? बिना इन क्लियर गाइडलाइंस के डेली ऑपरेशंस लगभग नामुमकिन हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट भी स्टेक होल्डर फीडबैक पर ही है, जो इन डेफिनेशंस के लगातार बढ़ने यानी एक्सपैंडिंग डेफिनेशंस पर फोकस करता है। देखिए, नए RFI के तहत जीनोमिक डाटा की डेफिनेशन काफ़ी एक्सपैंड हो गई है। इसमें अब सिंगल जीन और सोमैटिक यानी कैंसर रिलेटेड जेनेटिक टेस्टिंग को भी शामिल कर लिया गया है। और यहीं पर CAP ने क्लियर चिंता जाहिर की है। उनका तर्क है कि इन टेस्ट्स में किसी इंडिविजुअल की पहचान उजागर होने का यानी आइडेंटिफाइबिलिटी का रिस्क होल जीनोम सीक्वेंसिंग के मुकाबले ना के बराबर होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, कैप बस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहा है। जब इन स्पेसिफिक डेटा टाइप्स को शेयर करने में रिस्क और पोटेंशियल हार्म ही लो है, तो ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाएं? खासतौर पर तब जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का रूल पहले से ही मैसिव डेटा सेट्स को फॉरेन एडवर्सरीज को देने से रोकता है। इंस्टीट्यूशंस पर एक अननेसेसरी रेड टेप डालना शायद ठीक नहीं होगा। चौथे पॉइंट पर आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स विद कॉमन रूल। ये सबसे बड़ी रेगुलेटरी हर्डल बन सकती है। अगर हम एग्जिस्टिंग कॉमन रूल और इस नई NIH पॉलिसी को साइड बाय साइड देखें, तो एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी पैराडॉक्स सामने आता है। नई पॉलिसी सीधे तौर पर डिमांड करती है कि डी आइडेंटिफाइड और डिसीज डेटा के लिए भी एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग कॉमन रूल इन्हें इनहेरेंटली आइडेंटिफाइबल मानता ही नहीं था। इसका मतलब है कि ये नया पॉलिसी ड्राफ्ट पिछले सारे फेडरल हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स को पूरी तरह से अंडू कर देगा। एक ही सिस्टम में दो अलग अलग रूल्स रिसर्चर्स के लिए एक कंफ्यूजन का जाल बन जाएंगे। और आखिरी 5वां पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। ये सबसे हाई स्टेक्स एरिया है। जरा सोचिए, NIH का 2026-2030 ऑटोइम्यून डिजीज स्ट्रेटेजिक प्लान एक मैसिव और कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क पर डिपेंड करता है। इस स्केल की रिसर्च तभी सफल होती है जब सीमलेस डेटा इंटीग्रेशन और फास्ट क्रॉस फंक्शनल शेयरिंग हो। अगर पॉलिसी मैकेनिक्स की वजह से लैब्स आपस में ईजिली डेटा शेयर नहीं कर पाएंगी, तो ऑटोइम्यून रिसर्च का पूरा इंजन वहीं ठहर सकता है। यहां एक आयरॉनिकल सिचुएशन बन रही है।
खुद डायरेक्टर डॉक्टर भट्टाचार्य में अपने फॉरवर्ड में स्पेसिफिकली लिखा था कि कोलैबोरेटिव अप्रोच के जरिए ही इन कॉम्प्लेक्स डिजीजेस से लड़ा जा सकता है। ये विजन खुली और तेज कोलैबोरेशन पर बेस्ड है। लेकिन नई कंट्रोल्ड एक्सेस पॉलिसी ठीक इसके ऑपोजिट काम कर सकती है, डेटा फ्लो को ब्लॉक करके। और सेब की तरफ से सबसे अलार्मिंग वार्निंग आती है इस रूप में, दी आर्काइवल बॉटलनेक। बात यह है कि 2015 के बाद जो थाउजेंड्स ऑफ रूटीन पैथोलॉजी सैंपल्स कलेक्ट किए गए, उनमें फ्यूचर रिसर्च के लिए स्पेसिफिक कंसेंट था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त किसी ने ऐसे आने वाले रूल्स की उम्मीद ही नहीं की थी। अगर रिट्रोएक्टिव कंसेंट जरूरी हो गया तो पिछले एक दशक के आर्काइवल टिश्यू कलेक्शंस ऑटो इम्यून डिस्कवरी के लिए परमानेंटली अनयूजेबल हो जाएंगे। वापस जाकर हर पेशेंट से कंसेंट लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आखिर में ये पूरी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग एक बहुत ही क्रिटिकल डिलेमा पर आकर रुकती है। एजेंसी आखिर नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन को उन फ्रिक्शनलेस साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ कैसे बैलेंस करेगी, जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस का इलाज ढूंढने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। एक तरफ डेटा सेफ रखना जरूरी है और दूसरी तरफ डिस्कवरीज को जिंदा रखना। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फैसला है जो आने वाले कई दशकों की हेल्थ पॉलिसी को शेप करेगा। सोचिए इस बारे में कि ये बैलेंस आखिर कैसे बनेगा।